नमस्कार। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। शुभ संध्या। मैच चल रहा है इस सेमीफाइनल के बीच में, जबकि बड़ा रोमांच है। आप यहां हमारे साथ जुड़े हैं बिग एंड बोल्ड में, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब ये बता दूं आपको कि वो खबरें कौन सी हैं जो तवज्जो में रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी वोल्टेज कैसे हाई होता जा रहा है और किसने कहा शिवराज के पास 1 एकड़ जमीन और 2 करोड़ की कमाई। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आगे आप देखेंगे। और उत्तराखंड की टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए महाअभियान कैसे बचाएगी अमेरिकन ऑगर लोगों की जान, ये भी आपको बताएंगे। और गाजा से आने वाली कंफर्म रिपोर्ट आपके सामने होगी। हमास के अड्डों पर इजराइल मचाएगा तबाही। पूरी खबर पूरे विश्लेषण के साथ आज बिग एंड बोल्ड में। आ गई चमत्कारी मशीन, शुगर मरीजों की टेंशन खत्म। क्या है पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आगे बिग एंड बोल्ड में। लेकिन पहले यह खबर, दिल्ली के करीब नोएडा में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब यात्रियों से भरी एक बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई, जिसके बाद बस में फंसे यात्रियों ने शीशे तोड़कर छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। हादसा सेक्टर 96 के अंडरपास के पास हुआ। बस में आग लगते ही ट्रैफिक रुक गया और मौके पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया। वक्त रहते सभी यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। आग कितनी भयानक थी और यहाँ का मंजर कितना हौलनाक था, यहाँ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से खबर, इटावा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन में आग लग गई। हमसफर एक्सप्रेस के कोच नंबर S1 में लगी आग देखते ही देखते बाकी बोगियों में फैल गई और इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। चलती गाड़ी में आग लगते ही ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और ट्रेन को सराय भूपत स्टेशन के पास रोक दिया, जिसकी वजह से लोगों की बच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं, जबकि रेलवे के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन में आग सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी है। हालांकि आग लगने की सही वजहों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये देखिए द बर्निंग ट्रेन आपके सामने, लोग बच गए, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। खेड़ा गांव में एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद आसमान में आग की जबरदस्त लपटें उठने लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री खाली हुई और एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को भी इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिजली का तार फैक्ट्री के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी। ये बहुत बड़ी आग थी। आप देख रहे हैं पूरा इलाका आग की लपटों और धुएं के गुबार से भरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर, प्रयाग में भी आग ने जबरदस्त तांडव मचाया। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आग का कुछ ऐसा योग संयोग था जब अमूल डेयरी की एक दुकान में भीषण आग लग गई। यह अग्निकांड धूमनगंज इलाके में हुआ। डेयरी में लगी आग ने देखते ही देखते बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। हालांकि इस अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये आग शॉर्ट सर्किट या दिए से लगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उत्तरकाशी में टनल हादसे के 85 घंटे हो चुके हैं। 40 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद अब तक जारी है। NHI, DCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO के बाद अब सेना भी रेस्क्यू में जुट गई है, तो वहीं मजदूरों के साथियों का हौसला अब जवाब देने लगा है। टनल के बाहर पिछले 3 दिनों से सैकड़ों मजदूर अपने साथियों के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन रेस्क्यू में हो रही देरी के बाद आज ये मजदूर भड़क गए। मजदूरों की टनल के बाहर तैनात पुलिस वालों से झड़प हो गई। पुलिस वाले उन्हें आश्वासन देते रहे, लेकिन मजदूरों का कहना था कि प्रशासन हमें अंदर जाने दे, हम अपने साथियों को बाहर निकाल लाएंगे। मजदूरों के हंगामे के बीच सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन को एयरलिफ्ट करके उत्तरकाशी तक पहुंचाया गया, जिसकी ड्रिल करने की क्षमता 15 मीटर प्रति घंटा है। इस एडवांस मशीन के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। वहीं अंदर फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन और दवाएं पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा पानी वाले पाइप में प्रेशर के जरिए चना और चावल मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है और वक्त वक्त पर अधिकारी उनसे बात भी कर रहे हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। टनल से लोगों को निकालने का काम हाई स्पीड में चल रहा है। अमेरिकन ऑगर ड्रिल मशीन को काम पर लगा दिया गया है। आपको बता देते हैं कि इस मशीन को ड्रिलिंग का बाप तक कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ऑगर के आने से रेस्क्यू के लिए ड्रिलिंग की रफ्तार तेज हो रही है। उम्मीद है कि अब टनल में फंसे लोग जल्द बाहर आ सकेंगे। ऑगर ये ड्रिलिंग मशीन ये पाइप पुशिंग टेक्निक से लैस है। ये बाहुबली मशीन 880 से 900 मिलीमीटर के पाइप को टनल के भीतर भेजेगी। इस मशीन की ड्रिलिंग क्षमता गजब बताई जाती है। 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रिल कर सकती है, यानी बचाव स्थल पर अब घंटों मिनटों में हो रहा है। उम्मीद है कि टनल में फंसे लोग जल्द बाहर आ सकेंगे।
ऑगर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पाकिस्तान की धरती पर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार लश्कर का आतंकी ढेर किया गया और खास बात यह रही कि इस बार भी अटैक अज्ञात हमलावर ने किया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगी हुई और सभी हिंदू त्योहार पूरी तल्लीनता के साथ मना रहे। दीपावली के बाद आज सीमा हैदर ने भाई दूज भी मनाया। सीमा ने साड़ी पहनकर अपने वकील एपी सिंह का तिलक किया और आरती उतारी। इस दौरान सीमा की बेटियों ने भी अपने भाई का तिलक किया। इससे पहले सीमा ने एपी सिंह को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था और अपनी रक्षा का वचन लिया था। आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली हर हर महादेव के जयकारों और सेना के बैंड की धुन पर शीतकालीन प्रवास के लिए ऊखीमठ रवाना हो गई। पंचमुखी डोली 17 नवंबर को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक भोलेनाथ के दर्शन होंगे। डोली निकाले जाने से पहले आज ब्रह्म मुहूर्त में केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद स्वयंभू शिवलिंग से श्रृंगार अलग कर केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में शिवलिंग को समाधि रूप दिया गया और इसके बाद धूमधाम से केदारनाथ की डोली निकाली गई। एक दिन पहले इजराइल की सेना ने गाजा के रंतीसी हॉस्पिटल का वीडियो जारी किया था और आज नेतन्याहू की फौज गाजा पट्टी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, जहां हजारों लोगों का इलाज चल रहा है। गाजा के इस अल शिफा अस्पताल में इजराइल की नजर इस जंग की शुरुआत से बनी हुई थी। दावा है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है और 7 अक्टूबर को इसी जगह से हमास के लड़ाकों को हमले के निर्देश मिल रहे थे। इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से अल शिफा अस्पताल को घेरे हुई थी और वहां से स्टाफ और मरीजों को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया था, मगर वो लोग नहीं माने तो इजराइल की फौज अस्पताल के अंदर घुस गई। खबर है कि सेना की घुसपैठ के बाद अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर से काफी देर तक गोलियों की आवाजें सुनाई देती रहीं। आपको बता दें कि अल शिफा के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और बहुत जल्दी से आपको एक मैप के जरिए ये समझाते हैं कि गाजा में इजराइल की सेना किस रणनीति के तहत हमला कर रही है और वहां ऐसे कौन से हॉस्पिटल हैं जिनमें हमास के आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। बहुत जल्दी से देखिए जरा वो जगह जहां से यहां से थ्रेट परसीव किया जा रहा है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया अस्पताल, इधर आपको दिखाई दे रहा है ये है रंतीसी अस्पताल। ये गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। थोड़ा क्लोज कीजिए जरा, इस जगह पर क्लोज कीजिए, इस जगह पर लाइए। यहां पर आप देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया अस्पताल, ये है रंतीसी अस्पताल, इधर अल नासेर अस्पताल दिखाई दे रहा है, ये है अल शिफा अस्पताल और ये अल शिफा अस्पताल ही आज यहां पर रेड किया गया है। रंतीसी का कल मैंने आपको दिखाया था। रंतीसी अस्पताल में किस तरीके से बेसमेंट में बंकर और बंकर से नीचे जाती हुई टनल दिखाई दे रहा है, वो आपको मैंने दिखाया था। ये असल में इजराइल ने खुद ही ये फुटेज जारी किया था और यहां पर आप देख रहे हैं ये है अल शिफा अस्पताल। अल शिफा अस्पताल में इस वक्त रेड चल रही है। 100 से ज्यादा कमांडोज यहां पर घुसे हुए हैं और बाहर टैंक्स इसको घेर कर खड़े हुए हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर ये जो क्रॉस लाइंस दिखाई दे रहे हैं ये वो तमाम इलाके हैं जहां इस वक्त आईडीएफ अपना ऑपरेशन अंजाम दे रही है और इन जगहों को स्पेसिफिकली रेड किया जा रहा है। तो यहां गाजा के इन हिस्सों पर इजराइल की सेना तैनात है, यहां पर चल रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर स्पेसिफिक रेड हो रही है और इसी में से एक है अल शिफा हॉस्पिटल। जम्मू के डोडा जिले में आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट नीचे जा गिरी। पुलिस के मुताबिक सड़क पर 3 बसें एक साथ चल रही थीं। तीनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह हादसा हुआ। पंजाब के जालंधर में एक बार फिर गोली चली है। वारदात बस्ती बाबा के कटरा मोहल्ला में हुई, जहां स्विफ्ट से आए 5 बदमाशों ने पहले घर के बाहर युवक को घेरकर उसकी जबरदस्त पिटाई की और फिर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मौके से गोली के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। अंबाला में रोडवेज कर्मी की ड्यूटी के दौरान हत्या के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हरियाणा से आज कई जगह विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की खबरें सामने आई। रोड कर्मचारी यूनियन ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। रोडवेज की हड़ताल में राज्य के करीब 3000 बसेस की रफ्तार थम गई है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलूं। बिहार की सियासत में वंशवाद पर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी ने लालू यादव पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव ने अपने समाज की नहीं बल्कि अपने परिवार की ही चिंता की है। पहले अपनी पत्नी को सीएम बनाया, अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है। उन्होंने अपने पूरे समाज को अपने परिवार का बंधक बनाया है। इससे पहले नित्यानंद ने लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा था कि लालू वंशवाद की राजनीति में भरोसा करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर राबड़ी को सीएम नहीं बनाता तो क्या उनकी पत्नी को सीएम बनाता। गाजा से कंफर्म रिपोर्ट, हमास पर फाइनल चोट। कैसे? आगे
ये खबर आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश में सपा उम्मीदवार पर क्यों दायर हुई एफआईआर। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बुधनी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिर्ची बाबा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 दिन पहले उनका प्रचार के दौरान साड़ी बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाया। जयपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, कांग्रेस झूठ की गारंटी देती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने 11 महीने हो गए, लेकिन अब तक महिलाओं की पेंशन नहीं मिली। ऐसी ही झूठी गारंटी अब राजस्थान में दी जा रही है। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी आज बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी उनके पैतृक गांव उलिहातू पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा की पूजा की। इसके बाद मोदी खूंटी के कॉलेज मैदान में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आज दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट ने एक ही मंच से शिवराज पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा, मध्य प्रदेश में एक किसान ऐसा भी है जो 1 एकड़ भूमि में 2 करोड़ कमाता है। उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। हमारा मामू काले धन को सफेद करने के लिए करता है। रायपुर से आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब है विनाश, भ्रष्टाचार, अत्याचार, और बीजेपी का मतलब है विकास, तरक्की और लोगों की सरकार। उन्होंने कहा, बीजेपी किसानों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। अगली जैसा मैं कह रहा था, शुगर मरीजों के लिए अच्छी खबर। IIT गुवाहाटी ने एक ऐसी चमत्कारी मशीन बनाई है जो दिखने में तो छोटी सी है, लेकिन असर बड़ा करती है। ये मशीन इसकी खासियत यह है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत आसानी से आपको बताएगी, यानी किससे शुगर बढ़ेगी ये पहले ही पता चल जाएगा। मतलब आपके पास जो खाने पीने की चीज है उसको आप झटपट टेस्ट कर सकते हैं। इससे सही डाइट चूज करना बेहद आसान हो जाएगा और इससे शुगर कंट्रोल करना भी इवेंचुअली आसान होगा। शुगर पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर से कोविड के बाद इन पेशेंट्स की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इस समय भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और इसीलिए दुनिया भर की ये डायबिटीज राजधानी तक कही जाती है। 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं। दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हैं। दुनिया में हर 5वां पेशेंट भारतीय है। देश में सबसे ज्यादा 26% मरीज गोवा में है। ऐसे में अगर आपको वक्त रहते किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता चल जाए और आप खाने को समझ बूझ के साथ चुने तो जाहिर है आपको इससे काफी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सबसे बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने वाली है, क्योंकि उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में फंसे 40 लोगों के रेस्क्यू के लिए पहाड़ तोड़ अर्थ ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। 86 घंटे से भी ज्यादा वक्त से सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए स्केप टनल बनाया जा रहा है। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन से कैसे बनेगा स्केप टनल, कैसे पाइप्स के जरिए सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा और कैसे मौत की हार होगी, जिंदगी का चमत्कार होगा, उत्तरकाशी से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। श्री राम जी की कृपा से आपको शाम को 10-11 बजे तक आपको एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा कि वो लोग कब बाहर आए। दस 11 बजे रात्रि में सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 4 दिन से फंसी 40 जिंदगियों के लिए 2.5 से 3.5 घंटे बेहद अहम हैं और रात के 10 से 11 बजे तक 40 जिंदगियों को बचाने की जंग खत्म हो सकती है और फिर गुड न्यूज आ सकती है कि अब एस्केप टनल बनाने के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही है। इसी एस्केप टनल से सुरंग में फंसे 40 लोगों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल यह कार्य सुलभ हो और इसको गति मिले, इसीलिए इतना बड़ा ये एफर्ट किया गया है और बहुत हैवी मशीनरी है ये और रेट ऑफ इसकी ड्रिलिंग फास्ट है और कार्य को जल्दी पूरा किया जा सके इसके लिए ये मशीन मंगाई गई है। एग्जैक्टली मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता सकता हूं, लेकिन उसकी जो गति है एक्सकवेट करने की वो है करीब 5 मीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जब ये होता है कि ये आप 6-6 मीटर 10-10 मीटर के पाइप लगाते जाते हैं, फिर उसके बाद उसको वेल्ड करना पड़ता है, तो उसमें जो टाइम जाएगा वो हम कैलकुलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, लेकिन 5 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फंसे लोगों को निकालने के लिए एस्केप टनल कैसे बनेगी, मलबे को हटाकर 900 मिलीमीटर व्यास का स्टील पाइप से एस्केप टनल कैसे तैयार होगा, ऑगर मशीन कैसे ड्रिलिंग करती है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग के पास 6 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल पहले से ही तैयार है।
मौके पर 10 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें भी तैनात हैं, जिससे सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने पर उन्हें तत्काल मेडिकल सर्विसेज दी जा सके। फिलहाल NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस रेस्क्यू अभियान का जो मॉनिटरिंग है, पर्यवेक्षण है, लगातार भारत सरकार के भी उच्चतम स्तर से और राज्य सरकार के भी उच्चतम स्तर से लगातार किया जा रहा है और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मलबे में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए हैवी ड्रिलिंग मशीन से लगातार ड्रिलिंग हो रही है। 25 टन की इस मशीन को से एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स के 3 हरक्यूलिस विमानों के जरिए इस मशीन को एयरलिफ्ट किया गया और चिन्यासी सौर हवाई अड्डे पर उतारा गया। फिर यहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर साइट तक मशीनें पहुंचाई गई। ऑगर मशीन के पहुंचने से पहले उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार था। 3-4 घंटे मशीन के इंस्टॉलेशन में लगे और फिर मलबे के आर पार पाइप डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 800 mm की हम जो डाया का जो हमारा MS पाइप होता है उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। रेट ऑफ जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कम से कम 5 से 4 मीटर 1 घंटे में करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमें 50 मीटर जाना है तो 10 से 12 घंटे हम चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन दिस इज टेंटेटिव, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर हमारी कौन सी मशीन फंसी, कौन से रॉड्स आए हैं, तो वो सब नेगोशिएट करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करें। फिलहाल शॉर्ट क्रेटिंग यानी कंक्रीट स्प्रे के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइप को अंदर से डालने की कोशिश हो रही है ताकि सुरंग में फंसे लोगों को निकाला जा सके। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि कैसे अमेरिकन ऑगर मशीन ड्रिलिंग कर मलबे को बाहर निकालेगी और फिर स्टील पाइप डालकर एस्केप टनल बनाएगी। लेकिन वो पाइप कैसा है, सुरंग में फंसे लोग कैसे उस पाइप से होकर बाहर आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये वो पाइप है जो अंदर ड्रिल करके इस्टेब्लिश किया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि वो जब ये ड्रिल हो जाएगा तब वहां से लोग किस तरह से अंदर से बाहर निकलेंगे। देखिए, ये वही पाइप है, 800 mm की इसकी भी दूरी है और देखिए इस पाइप में से निकलना जो है कितना आसान रहता है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये और कुछ इस तरह से वहाँ जो 40 फंसे हुए लोग हैं वो इसी पाइप को टनल बनाते हुए जो उसमें से निकाला जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग 40 जिंदगी को बचाने की कवायद दोबारा से शुरू की जा रही है। रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की प्रोसेस शुरू की थी। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच के डायमीटर का माइल्ड स्टील पाइप टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे पीएमओ ने इसके बाद सेना को इसमें शामिल किया और अब सेना अपनी हैवी मशीन से ड्रिलिंग का काम कर रही है। लेकिन हैवी ड्रिलिंग मशीन से एस्केप टनल बनाने से पहले रेस्क्यू साइट पर मौजूद मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सुरंग के बाहर मजदूरों की पुलिस से तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हो गई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई का आरोप लगाया। 11 तारीख से समझ लो नाइट शिफ्ट चली। सुबह का टाइम स्लाइड हो गया 5:30 बजे करीब। हमने उसके बावजूद मशीनें लगाने के बावजूद हम लग गए मगर ताकि अपने बंदे बाहर निकल जाएं। ठीक, कंपनी वाले आते हैं उसको बंद करवा देते हैं काम को, ना खुद कार्रवाई कर पाए ना वर्कर को करने दिया। क्या आपका ये मानना है कि जो रेस्क्यू चल रहा है वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा सर, 6ठा दिन आज। वो हमें सबसे पहले विश्वास दिलाएं कि कब तक, हमें टाइम बताएं कि कब तक जो है आप जो है हमारे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालोगे, कब तक आपका जो ये सक्सेस होगा, कब तक वो बाहर होंगे। मजदूरों की मांग थी कि प्रशासन उन्हें टनल के अंदर जाने दे, वो फंसे हुए अपने साथियों को निकाल ला सकते हैं। लेकिन प्रशासन का कहना कि एक तो
के अंदर लिमिटेड स्पेस है और जिस तरह ऊपर से मलबा गिर रहा है, ऐसे में सबकी जान जोखिम में फंस सकती है। इसीलिए हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते क्योंकि अंदर बड़ी लिमिटेड जगह है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। कल ऐसा हुआ था कि जब हम काम कर रहे थे, अचानक से एक तरह से सारा मलबा गिरने लगा, एक दो को इंजरी भी हो सकती थी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम जो काम कर रहे वही रहे, क्योंकि सारे चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि मदद करें, हम चाहते हैं सब करें, लेकिन लिमिटेड जगह है तो लिमिटेड लोग वहाँ पर हैं। सुरंग में फंसे हर एक शख्स की सलामती के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अनहोनी की आशंका से दर्द में डूबे परिवारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू होने के बाद सुरंग में फंसे परिवारों की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे का दायरा 70 मीटर तक बढ़ चुका है। पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी वो केवल 45 मीटर तक ही काम कर सकती थी, इसीलिए बड़ी मशीन लाई गई। 14 तारीख तक 6 बार ऊपर से गिर चुका है। गिर के उसका स्पैन जो है वो 70 मीटर हो गया है। मेरी मशीन 70 मीटर तक काम नहीं कर सकती, मेरी मशीन 40 मीटर तक काम कर सकती है। इसलिए उस मशीन को हटा के सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक दूसरी बड़ी मशीन जिसकी कैपेसिटी अबाउट 70 मीटर है वो अरेंज की गई है। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन जब रेस्क्यू साइट पर पहुंची तो हमारे संवाददाता ने इसके ऑपरेटर से मशीन के बारे में जानकारी ली। जो कंपनी है उसने एक और नई ड्रिल मशीन को मंगाया है। जो पुरानी ड्रिल मशीन थी उसका काम वो अपना काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से अब नई ड्रिल मशीन मंगाई गई है। देखिए ये मेरे पीछे ये ऋषिकेश से आ रही है इस समय और हम मौके पे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दे रहे हैं कि देखिए ये जो मशीन है, ये ड्रिल मशीन, ये उससे बड़ी क्षमता की मशीन है जिसका काम ड्रिल करके पाइप को अंदर डालने का प्रयास करेगी। ये बहुत हैवी मशीन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ इस मशीन के जो ऑपरेटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है इसके बारे में? भैया आप इस मशीन के ऑपरेटर हैं, कहाँ से लेके आए हैं, इसके बारे में बताइए। सर ये सैंडविच का मशीन है जो पाइप ग्रोपिंग करेगी अंदर में। हाँ। और हम लोग टनल को खोद पाएंगे। हाँ। जो रोकेगी पत्थर को। हाँ। इसके लिए ये आई है। इसकी क्षमता क्या है, जो पुरानी मशीन से कितनी ज्यादा है? अत्याधुनिक मशीन है सर। अच्छा। ऑटो मशीन है। अच्छा, ये बहुत हैवी काम करती है सर, बहुत। अच्छा, क्या यही अमेरिकन अर्थ ऑगर है? हाँ सर यही है, यही मशीन है जिसका इंतजार किया जा रहा है। जी सर यही मशीन। तो आपने सुना कि ये वही मशीन है। अच्छा, एक और हम आपसे बात जानना चाहते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, 1 घंटे में ये कितना ड्रिल कर पाएगी? ये 15 मीटर का पाइप डालेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में? हाँ, 15 मीटर तक डाल देगी। अच्छा, ठीक है। तो देखा आपने सुना, जो अभी तक मशीन हमारे टनल में काम कर रही थी उससे ये कहा जा रहा था कि वो 1 घंटे में 1 मीटर खोदेगी। ये एडवांस मशीन है जिसकी पावर क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी कैपेसिटी के अनुसार ये 1 घंटे में 15 मीटर तक ड्रिल करके पाइप डाल देगी, जो कि दूरी 45 मीटर। तो इस लिहाज से तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये मशीन अपना काम पूरा कर देगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पे ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। पूरा काम टेक्निकल एक्सपर्ट और इंजीनियरों की निगरानी में किया जा रहा है। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक माइल्ड स्टील पाइप के लिए बोरिंग कर सकती है और कल रात तक सबके सुरक्षित निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। मानव जीवन 101% बचेगा। मेरे हिसाब से कल शाम को या रात को किसी भी टाइम सभी लोग सकुशल टनल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुरंग में फंसे 40 लोग निकलेंगे कैसे, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन 3 स्टेप में काम करती है। इस हैवी ड्रिलिंग मशीन को प्लेटफॉर्म पर सेट करने के बाद सबसे पहले कटर विंग्स के जरिए माइक्रो टनल बनाई जाती है। इसके बाद कटर विंग्स के पीछे पायलट ट्यूब्स को सेट किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक के जरिए पायलट ट्यूब धक्का दिया जाता है और ऑगर यानी कटर विंग्स पायलट ट्यूब के रास्ते को साफ करता जाता है, यानी ड्रिल करता जाता है। इस दौरान पायलट ट्यूब्स में लगी एलईडी लाइट और कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। इसे भी हाइड्रोलिक जैक के जरिए पुश किया जाता है। फिर मलबा निकालते हुए बारी बारी से पाइप को इंस्टॉल करके एस्केप टनल तैयार किया जाता है और फिर इसी पाइप के जरिए अंदर फंसे लोग बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह मशीन 120 मीटर लंबा टनल बना सकती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर और स्पीड से साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लेकिन जहां तक सुरंग में फंसे मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है, तो अधिकारियों का कहना है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें समय समय पर एक पाइप से खाना पानी और दवाएं पहुंचाया जा रहा है और दूसरे पाइप से उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है।
बताया जा रहा है कि पीने वाले पाइप में प्रेशर के जरिए चना और मुरमुरा अंदर फंसे लोगों तक पहुंचाया गया है। 2 पाइपें, एक से फूड भेजा जा रहा है और एक से ऑक्सीजन लगातार पंप की जा रही है। उसी से बीच में हम लोग ने टाइमिंग दिया हुआ है, फूड भेजा जाता है और हम बात भी करते रहते हैं। हम ना कि उनके गांव वालों से बात करा रहे हैं, हम खुद अधिकारी, जैसे मैं झारखंड का हूं तो झारखंडी जो है हम उनसे बात कर रहे हैं, कोई उड़ीसा के हैं, कोई यहाँ के हैं, तो हम उनसे लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाने में मददगार साबित होगी और उम्मीद की यही किरण सुरंग में फंसे हर शख्स के परिजन के चेहरे पर है। सुरंग में फंसे लोगों में कोटद्वार के सरेक क्षेत्र के बिशनपुर निवासी गब्बर सिंह भी शामिल हैं। गब्बर सिंह पिछले 6 साल से सुरंग निर्माण कार्य में जुटे हैं और वो सुरंग में फंसी टीम के सुपरवाइजर हैं। बुधवार सुबह गब्बर सिंह के बेटे ने उनसे बात की तो परिवार का हौसला बढ़ा और उम्मीद दोगुनी हो गई। क्या कुछ बातें हुई हैं उनसे आपकी? बातें तो मेरे हुई थी भी, जब मैं परसों 13 तारीख रात को 12 बजे यहाँ पर आया था। 14 तारीख सुबह तो नहीं पाया, लेकिन शाम को मैंने बात की थी उनसे। उन्होंने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना और घर में सबको बताना कि वो ठीक ठाक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको भाई को इस काम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो 40 जिंदगी अपने को लगा के 40 जिंदगियों को संवारे हुए वहाँ पर। ये मेरे साथ गब्बर सिंह नेगी जी के बेटे भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई कल उनकी अपने फादर से। दीपावली पे वो बाहर रहे और अब वो इनके इंतजार में यहाँ पे लगातार जमे हुए हैं। आज सुबह मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यहाँ कहा मुझसे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है और घर पर यह बता देना कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। अब वो बोल रहे कंपनी वाले कि वो मशीन है, वो कंपनी की मशीन है, तो जैसा वो बता रहे तो लगता है कि शायद वो सक्सेस हो सकता है। एक तरफ सुरंग में फंसे 40 लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 एक्सपर्ट इंजीनियरों को देहरादून से भी बुलाया गया है। इसी के साथ सभी मजदूरों को निकालने के लिए थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट से भी मदद मांगी गई है। टीम थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से भी संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। इस मुहिम के लिए नॉर्वे की एनआईजी एजेंसी से संपर्क किया गया है, जिससे सुरंग के अंदर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सके। इस रेस्क्यू के काम को जल्द पूरा करने के लिए डीएमआरसी, आरबीएनएल और एयरकॉन के एक्सपर्ट से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। इस हादसे ने थाईलैंड के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की याद ताजा कर दी जब जून 2018 में एक जूनियर एसोसिएशन फुटबॉल टीम को चियांग राय प्रांत की गुफा से कई दिन बाद सकुशल बचाया गया था। थाईलैंड की उस रेस्क्यू अभियान में अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे समेत दुनिया के कई देशों के रेस्क्यूअर्स और एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया था। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पीएमओ और गृह मंत्रालय की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बुधवार देर रात तक सुरंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम तय वक्त नहीं बता रही, क्योंकि डर इस बात का है कहीं शॉर्ट कटिंग के दौरान फिर से मलबा न गिर जाए। दूसरी बात ये, रविवार को सुरंग में हुए भूस्खलन के मलबे में एक शॉर्टकट मशीन और एक बूमर मशीन दब गई थी। जाहिर है एस्केप टनल के रास्ते में ये बाधा भी आएगी जिससे पार पाना है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी खुलकर कुछ नहीं कह रहे, पर उम्मीद है कि गुरुवार शाम या रात तक सभी को सुरंग से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।